और मेरे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई, जो कांग्रेस जी पार्टी की हार हुई है, जी हार के बाद हमने देखा है कि एक तो पूरे प्रदेश के अंदर इस बात को लेके हाहाकार मचा हुआ है। काफी सारे कांग्रेसी तो इस हार को पचा नहीं पा रहे हैं। जी, समझ में नहीं आ रहा कि हार हो गई किस प्रकार से। घरों से नहीं निकल रहे। घरों से नहीं निकल रहे, जी क्योंकि यह लोग तो अपने आप में कोई मंत्री बन के बैठ गया था, कोई संतरी बन के बैठ गया था। एक वीडियो हम देख रहे जिसमें नायब सिंह जी कह रहे कि रेस्ट हाउसों में घुस गए थे ये जी ये सच्चाई है। हाँ, आप जो कह रहे हो जी। और मेरे पास भी कई कांग्रेसियों के फोन भी आए। हाँ, और वो तो बाकायदा पूरी जो है इस तरह की मंत्री, कोई ओएसडी विभाग तक बांट दिए गए थे। हाँ, इस तरह की फीलिंग ले रहे कोई शक नहीं। हाँ, लेकिन जो हार हुई, जी देखिए हार हुई है तो उसका कारण भी होगा जी, और उसका कारण है तो कोई जिम्मेवार भी होगा जी। परंतु हम देख रहे हैं कि प्रदेश में अभी तक किसी का इस्तीफा नहीं हुआ, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे प्रभारी हो, चाहे सीएलपी लीडर हो। सीएलपी लीडर में तो एक बहुत ही अनोखी बात है, क्योंकि जब सरकार चली जाती है तो सीएलपी लीडर तो अपने आप ही पद मुक्त हो जाता है, परंतु सीएलपी लीडर भी अभी तक ये हिम्मत नहीं दिखा पा रहे या एक अपने आप को जिम्मेवार ही नहीं मान रहे कहीं न कहीं कि ठीक है, मैं हार की जिम्मेवारी लेता हूं और मैं इस्तीफा देता हूं। अब आते हैं फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पर। जी, कांग्रेस पार्टी ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई कि हार का पता लगाइए। उन्होंने अलग अलग विधायकों से बात की जो हारे हुए कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, प्रत्याशी हैं जो, और उन्होंने कारण बताए। तो सुनने में आ रहा कि जो रिपोर्ट गई है ऊपर आला कमान तक, उसमें हुड्डा को भी जिम्मेवार माना गया है, शैलजा को भी जिम्मेवार माना गया। आपको क्या लगता है कि असलियत में कौन है जिम्मेदार? देखो, निश्चित रूप से जो आपने बात कही इस्तीफा देने की, इस्तीफा तो बाद की बात है। पहली बात तो ये है कि इस हार की कोई जिम्मेदारी तो ले। ये हार कांग्रेसी नेताओं को भी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बिल्कुल पच नहीं रही। और बहुत से नेता ऐसे हैं जो अभी तक घरों से बाहर तक भी नहीं निकले हैं। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर आपकी हार हुई कैसे। लेकिन हकीकत ये है कि ये हार हुई है और कांग्रेस आज विपक्ष में है। जो हकीकत है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बन चुकी है और उन सब चीजों को एक्सेप्ट करते हुए गलती किसकी है उसको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, बिल्कुल, और उनको अपनी जिम्मेवारी माननी चाहिए। एक बात है प्रद्युमन जी, मान लिया आज आपको कोई पद मिल गया जी, और पद आपके पास रहा जी, और आपने फैसले भी लिए जी, लेकिन उस पद के मुताबिक आप प्रदर्शन नहीं कर पाए हो जी, तो आपको पद मुक्त तो होना चाहिए। देखो, लाल बहादुर शास्त्री जी जो देश के प्रधानमंत्री रहे, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, बिल्कुल, एक रेल दुर्घटना में उन्होंने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, बिल्कुल जी, और ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। इसी तरह से हमने कई बार देखा है कि जब हार हो जाती है तो उस हार की अक्सर जिम्मेदारी अगर मौके का मुख्यमंत्री हो तो मुख्यमंत्री लेता है, मुख्यमंत्री नहीं हो तो नेता प्रतिपक्ष और पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष उस हार की जिम्मेदारी लेता है। बिल्कुल, यहां भी कांग्रेस में हार के बाद दो नेताओं को जिम्मेवारी लेनी चाहिए थी, और वो दो नेताओं में एक पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष जिन्होंने खुद होडल से चुनाव लड़ा और वो खुद चुनाव हार गए, चौधरी उदय भान जी, उनको जिम्मेवारी लेनी चाहिए। और दूसरी जो उस समय नेता प्रतिपक्ष थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनको इस हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। एक गजब का खेल और चल रहा है प्रद्युमन भाई जी, जो शैलजा समर्थक हैं जी, वो कहते हैं कि हार की सारी जिम्मेदारी हुड्डा की है जी, वो तो बल्कि यहां तक कहते हैं कि हुड्डा कांग्रेस हारी है जी, यहां तक बात चलती है जी। और जो हुड्डा के समर्थक हैं जी, वो कह रहे हैं कि हार की जिम्मेदारी शैलजा की है जी, शैलजा की वजह से कांग्रेस पार्टी हारी है जी। तो एक ब्लेम गेम चल रहा है। देखो, कांग्रेस में ये नई परिपाटी नहीं है, कांग्रेस में हमेशा से दो धड़े रहे हैं
जी। हरियाणा प्रदेश की अगर हम बात कर लें, एक समय था जब पंडित भगवत दयाल शर्मा और राव वीरेंद्र सिंह का धड़ा था। उसके बाद एक समय आया जब चौधरी भजनलाल और चौधरी बंसीलाल जी के धड़े रहे। उसके बाद एक समय आया कि जब चौधरी वीरेंद्र सिंह और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के धड़े हो गए। एक समय था जब चौधरी भजनलाल और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का धड़ा था। बिल्कुल। अब एक बार फिर से वही त्रिपाठी दोबारा से दोहराई जा रही है। अब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के दो धड़े बने हुए हैं। और मेरा निजी रूप से ये मानना है कि इस हार के लिए एक आदमी कोई जिम्मेवार नहीं है। अच्छा। ये सबकी हार है। इसमें सभी की कोई ना कोई कमी रही है। किसी की ज्यादा रही है, किसी की कम रही है, लेकिन कमी सबकी रही है। बात करें कुमारी शैलजा की, जैसा आपने कहा, कुमारी शैलजा की भी कमी रही है। उन्होंने जिन अपने समर्थकों को टिकटें दिलवाई उनमें से भी बहुत से चुनाव हारे हैं। और कुमारी शैलजा भले ही उनके समर्थकों को कम टिकटें मिल पाई, लेकिन पार्टी ने उनको इतना मान सम्मान दिया हुआ है, उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया हुआ है, उत्तराखंड जैसे बड़े महत्वपूर्ण राज्य का प्रभारी उनको बनाया हुआ है, उनको जो है कांग्रेस की जो सबसे महत्वपूर्ण कमेटी जो है उसका उनको सदस्य बनाया गया है, जिसमें हुड्डा परिवार भी नहीं है। और इसी तरह से रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं, उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। कर्नाटक जैसे बहुत बड़े राज्य का प्रभारी बनाया गया है। उनके बेटे को पार्टी ने टिकट दिया है। और उनको कांग्रेस की जो सबसे बड़ी वर्किंग कमेटी है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसका मेंबर उनको बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हुड्डा साहब, उदय भान, दीपेंद्र हुड्डा के साथ साथ रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी शैलजा की भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुमारी शैलजा के समर्थकों की ये तरफ से एक बात आती है, उनका कहना कि जो शैलजा जी का संसदीय क्षेत्र है जी, वहां पर कांग्रेस पार्टी का स्ट्राइक रेट अच्छा है जी। और जो हुड्डा का गढ़ माना जाता था रोहतक जी, और जिस जाट लाइन में बांगर में भी हुड्डा की बड़ी पकड़ मानी जाती थी जी, ठीक है, बांगर में बहुत बुरी हार हुई है जी, सोनीपत में हार हुई है। तो उनका कहना है कि जो हुड्डा कांग्रेस जहां चुनाव लड़ रही थी और जो हुड्डा के उतारे हुए सिपाही मैदान में चुनाव लड़ रहे थे वहां पर बुरी हार हुई है। इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखो, स्ट्राइक रेट की जहां तक आपने बात कही, दोनों फिलहाल सांसद हैं और दोनों लाखों वोटों से जीते हुए हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी कई बार के सांसद हैं, कुमारी शैलजा भी कई बार की सांसद है। वो भी 5वीं बार के हैं, हुड्डा साहब भी 5वीं बार बने हैं। ठीक है, एक बार वो राज्यसभा के भी रहे हैं, कुमारी शैलजा भी राज्यसभा में रही है। तो अब जो बात है, 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पार्लियामेंट क्षेत्र में। उन 9 में से भारतीय जनता पार्टी एक सीट जीती है कोसड़ी की, जबकि एक सीट बहादुरगढ़ की ऐसी है जहां निर्दलीय जीते हैं। 7 सीटें उस क्षेत्र की ऐसी हैं जहां आखिरकार कांग्रेस जीती है। ठीक है। दूसरी तरफ बात करें कुमारी शैलजा की, कुमारी शैलजा सिरसा पार्लियामेंट से सांसद है। कुमारी शैलजा के सिरसा जिले की अगर हम बात करें तो वहां 2 सीटें इंडियन नेशनल लोकदल जीती है और 3 सीटों पर वहां कांग्रेस पार्टी जीती है। फतेहाबाद की बात करें तो 3 सीटें हैं, तीनों की तीनों कांग्रेस जीती है। जींद का जो नरवाना है वहां बीजेपी जीती है। कहीं ना कहीं स्ट्राइक रेट की भी जो बात है उसमें भी हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा कुमारी शैलजा से आगे हैं, क्योंकि वो वहां 2 सीटें हारी हैं, यहाँ 3 सीटें हारे हैं। अगली बात, वो इस बात को अगर हम जोड़ दें कि हुड्डा साहब का गढ़, जिसको ओल्ड रोहतक बोलते हैं, जिसमें सोनीपत को भी हम साथ जोड़ें, तो सोनीपत में कांग्रेस पार्टी हारी है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब शैलजा समर्थकों का ये कहना है कि शैलजा जी को सीमित क्षेत्र दिया गया था जी, सीमित टिकटें दी गई जी, और हुड्डा साहब पूरे हरियाणा में चुनाव लड़ रहे थे जी, तो जिम्मेदारी तो फिर उनकी ज्यादा बनी। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं। 72 सीटें, लगभग 72 हुड्डा साहब ने अपने हिसाब से बांटी। बाकी जो बच गई उसमें कुछ एक नेता ऐसे थे जो अपने दमखम पर लाए, जैसे चिरंजीव राव लाए। कुछ एक नेता ऐसे थे जिनको कुमारी शैलजा जी ने दिलाई। कई सिटिंग एमएलए थे। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदय भान की, इसमें कोई दो राय नहीं। और वो इस हार के सबसे बड़े गुनहगार भी हैं। उन्हीं की वजह से ये हार हुई है, इसमें भी कोई शक नहीं है जी। क्योंकि जिस तरह की उन्होंने जो कैंडिडेट्स उतारे
और मुझे ये कहने में भी कोई दो राय नहीं है कि हुड्डा साहब की जो यारी थी नेताओं के साथ, वो यारी भी ले डूबी कांग्रेस की। उनके 9-10 ऐसे नजदीकी मित्र थे जिनको उन्होंने अड़ करके टिकट दिलाई और वो सारे चुनाव हार गए। अगर मैं उदाहरण दूं, जगबीर मलिक बिल्कुल बुजुर्ग हो चुके हैं और पूरा हल्का ये कह रहा था कि उनकी बजाय किसी नए को आप टिकट दो। राजेंद्र जून, उदाहरण सहित बता रहा हूं मैं आपको, जिनको बहादुरगढ़ से टिकट दी, पूरा हल्का किल्की मार रहा था कि ये नहीं जीतेंगे। जयबीर खरखोदा पिछली बार भी हल्का किल्की मार रहा था, लेकिन हुड्डा साहब ने पिछली बार भी जिद्दी से दे दी। और पवन खरखोदा अगर पिछली बार भी बीजेपी के प्रत्याशी होते, वो पिछली बार भी उनको हराते। इस बार, पिछली बार वो जेजेपी के प्रत्याशी थे, फिर भी बहुत कम मार्जिन से वो चुनाव हारे और वहां से जो है वो चुनाव हार गए। उसके बाद बात करें धर्म सिंह छोकर, वो चुनाव हारे। राव दान सिंह, वो चुनाव हारे, लोकसभा का भी हारे, महेंद्रगढ़ से लोकसभा का हारे। उसके बावजूद उनको टिकट दी, वो फिर से चुनाव हारे। नीरज शर्मा, पंडित नीरज शर्मा, वो चुनाव हारे। रामनिवास घोडेला, पूरा हल्का एक किल्की मार रहा था कि रामनिवास घोडेला को छोड़कर के आप किसी को दे दीजिए, वो चुनाव जीतेगा। बल्कि किसान लोग दिल्ली में भी चले गए थे, बिल्कुल चले गए थे, लेकिन नहीं, हुड्डा साहब की आंखें खुली और रामनिवास घोडेला भी चुनाव हारे। ये 8, 9, 10 तो मैंने ऐसे आपको, सुरेंद्र पवार सोनीपत से, जिनको जेल में जो थे उनको टिकट दे दी, वो चुनाव हार गए। तो इस तरह से ये वो शख्स थे जिनका ऐसा शुरू से लग रहा था कि ये नेता चुनाव हारेंगे। 2 सीटें ऐसी थी जिन पर हुड्डा साहब और दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी जिद से टिकटें दिलाई, एक नारनौंद की और एक उकलाना की। भले ही दोनों सीटें कांग्रेस जीत गई, क्योंकि वहां कांग्रेस जिसको भी उतारती वो जीतने के हालात में था, दोनों जाटलैंड थी। उसके बावजूद उन दोनों सीटों के चक्कर में हरियाणा से कांग्रेस की सत्ता चली गई। इनके अलावा अब बागड़ा एक विधानसभा क्षेत्र है जहां हुड्डा साहब ने ये समझा कि किसी को भी टिकट दे दो चुनाव जीत जाएगा। 3 बार लोहारू से जो आदमी हारा हुआ हो, चौधरी सोमवीर सिंह, उनको उन्होंने टिकट दे दिया और वो बुरी तरह से चुनाव हार गए। और उस हल्के से हार गए जो प्योर जो है जाटलैंड, प्योर किसान लैंड, और जहां लोकसभा के चुनाव में पार्टी कांग्रेस बड़े भारी वोटों से जीती थी। एक बड़ी गजब बात मैं बताऊं, कांग्रेस को इस चीज पर अपना विश्लेषण करना चाहिए। हरियाणा प्रदेश में जाट डोमिनेटेड 2 विधानसभा क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण है, किसान और जाट डोमिनेटेड, बागड़ा और उचाना, और दोनों जगह कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई। कितनी गंभीर बात है कि कांग्रेस अब भी उस पर मंथन नहीं कर रही। अगली जो बड़ी बात है, ये क्या ऐसी बात है कि जहां जहां चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खासम खास चुनाव लड़ रहे थे, उनकी टक्कर में जिन निर्दलीय लोगों ने पर्चा भरा, उन निर्दलियों को बैठाने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। बड़ी गंभीर बात मैं बता रहा हूं, आप 90 के 90 हलकों का विश्लेषण कीजिए, तब आप ये समझ पाएंगे कि आखिर जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा के नजदीकी जो लोग थे, जिनको अलग अलग हलकों से टिकटें मिली हुई थी, और उनके खिलाफ जहां जहां निर्दलीय मजबूत थे, उनको बिठाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास हुड्डा साहब और दीपेंद्र हुड्डा ने किया। कई जगह उनको कामयाबी मिली, लेकिन जहां सैलजा गुट के लोग खड़े थे या जहां कोई दूसरे लोग खड़े थे, वहां क्यों नहीं बिठाया गया? एक बड़ी ताज्जुब की बात मैं बताऊं। अंबाला कैंट और अंबाला शहरी 2 सीटें जी। चौधरी निर्मल सिंह को कांग्रेस ने टिकट दी, उनकी बेटी भी टिकट मांग रही थी। एक परिवार में कांग्रेस 2 टिकटें दे, ऐसा बहुत कम होता है, और ना केवल कांग्रेस बल्कि किसी भी पार्टी में नहीं होता, और वो भी साथ लगते हलकों में। अंबाला कैंट और अंबाला शहर बिल्कुल साथ लगता। बिल्कुल। चित्रा सरवारा की टिकट पार्टी ने काट दी, वहां उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ लिया। हुड्डा साहब और दीपेंद्र हुड्डा को ये चाहिए था, क्योंकि जो चौधरी निर्मल सिंह वो हुड्डा गुट के माने जाते हैं, उनको कह करके चित्रा सरवारा को बैठाना चाहिए था, या चित्रा सरवारा को किसी और हलके से दूर, जैसे फरीदाबाद की साइड उनको टिकट दे देते तो भी हम मान सकते थे। एक साथ 2 हलके। इसी तरह से बहुत से विधानसभा क्षेत्रों में हुआ। तो कहीं ना कहीं हार के सबसे बड़े जिम्मेदार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हम उचाना का उदाहरण ले सकते हैं कि जो उचाना में जिस तरह से 2 जो निर्दलीय थे, विकास काला को तो हम ये मान सकते हैं कि वो हुड्डा गुट में नहीं थे, बिल्कुल, लेकिन जो वीरेंद्र घोगड़िया और दिलबाग संडील, बिल्कुल, दोनों हुड्डा साहब के नजदीकी थे, बिल्कुल। अगर चाहते या
बेशक वो ना बैठते, लेकिन कम से कम प्रयास करना चाहिए। उन्होंने प्रयास नहीं किए। और इसके अलावा एक बड़ी गंभीर बात मैं बताऊं, जिस एक प्रत्याशी को, नारनौंद के प्रत्याशी को दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अड़ करके टिकट दिलाई, उनकी एक जनसभा में और जिस तरह से एक पुट्ठी गांव के बुजुर्ग के द्वारा कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी नेत्री के खिलाफ जो शब्दों का यूज किया गया, गलत शब्द, और उसके बाद उन्हीं की स्टेज पर कांग्रेस की एक नेत्री के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ, युवा नेत्री के साथ, और एक सांसद कांग्रेस के होते हुए और एक बुजुर्ग को जिस तरह से उन्होंने व्यवहार किया, लात मारी, ये तमाम इस तरह के प्रकरण थे जिन पर ना हुड्डा साहब का कोई रिएक्शन आया, ना दीपेंद्र सिंह हुड्डा का आया, वरना दीपेंद्र की मौजूदगी में हुए, दीपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में। मैं एक और बड़ी बात बताऊं, मैं बड़ी दावे के साथ ये बात कहता हूं, और मेरी जो समझ है राजनीति की, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब एक बयान दे देते जिस दिन कुमारी शैलजा जी वाला प्रकरण हुआ कि कुमारी शैलजा मेरी छोटी बहन है और हम कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे, ये फैसला हाईकमान को करना है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, अगर कुमारी शैलजा बनती तो भी मेरी बहन है, बिल्कुल मैं उनको बधाई दूंगा, भले ही मुख्यमंत्री कोई बने, लेकिन अगर इतना बड़ा दिल दिखा करके और ऐसा बड़प्पन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर देते तो आज नायब सिंह सैनी की जगह कांग्रेस पार्टी की सरकार होती। प्रद्युमन भाई कैसे कर देते, लोगों का ये कहना है और हमें भी नजर आ रहा है कि हुड्डा साहब ने जो टिकटें बांटी और जिस प्रकार से निर्दलीय खड़े थे उनको बैठाने का काम नहीं किया, तो कहीं न कहीं हुड्डा साहब की यह मानसिकता थी कि कांग्रेस 42-43 के आसपास रहे और मैं आराम से मुख्यमंत्री बन जाऊं। देखो, अभी कांग्रेस पार्टी के एक प्रत्याशी का एक उन्होंने किसी मीडिया के साथी को एक बयान दिया, उसमें उन्होंने ये कहा कि बाकायदा उन्होंने नाम लेकर के कहा कि जयप्रकाश जेपी ने बरवाड़ा हल्के के एक गांव में दीपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में ये बात कही कि 45 के आसपास रख लेना भाई। एक किसी गांव के आदमी ने कहा नहीं जी 60-65 आएंगी, बोला घनी ले आओगे तो आगे समस्या हो जाएगी। तो उनके दिमाग में यही थ्योरी थी और ये चल भी रहा था राजनीतिक गलियारों में कि अगर 45 या 46 से ऊपर आती हैं तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बजाय कोई और सीएम बना सकती है कांग्रेस की आला कमान। ऐसी परिपाटी भी रही है जी, और ये हुआ है जब 67 सीटें चौधरी भजनलाल के नेतृत्व में आई। तो एक और बड़ी गजब बात बताऊं, हुड्डा साहब चौधरी भजनलाल से बड़े नेता नहीं है आज भी, क्योंकि चौधरी भजनलाल ने तो केंद्र तक की सरकारें चलाई हैं, ठीक बात वो केंद्र में मंत्री रहे हैं, जबकि हुड्डा साहब कभी केंद्र में मंत्री नहीं रहे। तो चौधरी भजनलाल को जब हिला दिया कांग्रेस ने, वो उस समय प्रदेश के अध्यक्ष भी थे, 67 सीटें जीत करके आए थे और उनके बजाय हुड्डा साहब को बना दिया। तो अब भी अगर ये 60-70 सीटें आ जाती तो निश्चित रूप से कोई और सीएम होता। अगली एक बड़ी बात जो आप जो कह रहे हो उसमें मैं एक और ऐड करना चाहूंगा, जो लोग दिन रात चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम बना रहे थे, जो बार बार एक ही बात कह रहे थे कि हुड्डा सरकार बनाएगा, हुड्डा आएगा, हुड्डा ही सरकार बनाएगा, इस तरह के गाने चल रहे थे, आज वो ये क्यों नहीं कह रहे कि इस कांग्रेस की हार का असली जिम्मेवार भी हुड्डा साहब हैं। बिल्कुल सही। अगर मतलब जीत जाते तो हुड्डा साहब की वाहवाही, हार जाते तो हुड्डा साहब कुछ नहीं। लोकसभा का मैं बताऊं आपको, 5 सांसद जीत गए कांग्रेस के, उसमें सारे ये कह रहे हैं कि हुड्डा साहब की वजह से जीते हैं। वो जो 5 आ रहे वो भी तो फिर हुड्डा साहब की वजह से आ रहे। बिल्कुल सही कहा आप। दो सिक्के के दोनों पहलुओं को देखिए। और यहाँ एक और प्रद्युमन जी, हम बरवाड़ा क्षेत्र की बात करें, हमारे आसपास का हल्का है, बरवाला में तो कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी भी रैली करके गए हैं और वो वही सीट पे वो हार गए। वो आप बरवाड़ा को छोड़ दीजिए पुनिया साहब, राहुल गांधी जी ने जहां रैलियां की वहां सारा आ रहे हैं, सभी जगह उन्होंने असंध से शुरुआत की। सुनिए, असंध में शमशेर गोगी के लिए रैली की, असंध हार गए। बरवाड़ा में रामनिवास घोड़ेला के लिए रैली की, बरवाड़ा हार गए। महेंद्रगढ़ में राव दान सिंह के लिए रैली की, दान सिंह हार गए। और जहां जहां उन्होंने रोड शो भी किए कई जगह, वहां भी फेलियर रहा। राहुल गांधी के पास कोई वोट बैंक थोड़ी है, देखो इस बात में कहने में कोई दो राय नेता नहीं है,
पोस्टर चेहरा है, उसको अभी तक लोगों ने नेता एक्सेप्ट किया ही नहीं। ठीक है, कांग्रेसियों की मजबूरी है क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस में सोनिया गांधी जी के बेटे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, उनकी मजबूरी है उनका फोटो लगाना। लेकिन देश की जो जनता है, प्रदेश की जो जनता है, उन्होंने अभी तक उनको अपना नेता एक्सेप्ट नहीं किया है। और असल में नेता वही होता है जो हार को जीत में बदल दे। और जो बीजेपी ने अब की बार किया है वो काम अब की बार नायब सिंह सैनी और जो उनकी टीम है उसने करके दिखाया। तो साथियों, ये हमने चर्चा की कि कांग्रेस की असली हार के वजह क्या, आप समझ ही गए होंगे। हमने एक एक पहलू को टच किया। और देखिए, पोस्टर बॉय अलग चीज और नेता अलग चीज है। अगर कांग्रेस पार्टी ने अपना राज स्थापित करना है, दोबारा से कांग्रेस पार्टी को सत्ता में खड़ा करना है, तो उन्हें पोस्टर बॉय से निकलकर नेता की तरफ लौटना होगा और तभी कांग्रेस सत्ता में दोबारा आ भी पाएगी। और आप क्या कहना? एक बात और मैं बताऊं, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बरवाड़ा से रामनिवास घोडेला ऑन कैमरा वो ये बात कह रहे हैं, जब उनसे एक पत्रकार, आप मानसिकता समझिए कांग्रेस में क्या हो चुका है। वो एक पत्रकार उनसे ये पूछ रहा है कि आप जिन्होंने आपकी खिलाफत की है उनके बारे में कुछ कहोगे, आप पार्टी आला कमान को कुछ लिख के दोगे? वो कह रहे हैं कि लिख के देने का फायदा क्या भाई, कोई कार्रवाई तो नहीं होती। तो कांग्रेस में ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं। हिसार में एक आपसी द्वंद्व चल रहा है दो बड़े नेताओं में, जयप्रकाश जेपी, मैं बिल्कुल नाम लेकर के बोल रहा हूं, और दूसरी तरफ प्रोफेसर संपत सिंह। भले ही आपस में संपत सिंह के बेटे गौरव संपत नाम नहीं लिख रहे, लेकिन उसके बावजूद जो उनकी वर्डिंग है सोशल मीडिया पर पिछले 5-7 दिन से उनकी चल रही है, जिसमें वो बार बार टारगेट कर रहे हैं एक नेता को, और वो नेता भले ही उनका नाम ना लिख रहे हो, लेकिन वो इशारों में जयप्रकाश जेपी पर टारगेट कर रहे हैं, कोई दो राय नहीं है। और अभी तक उस पर कोई संज्ञान पार्टी नहीं ले पा रही है, जबकि प्रोफेसर संपत सिंह और उनके बेटे भी कांग्रेस में हैं और जयप्रकाश जेपी भी कांग्रेस में। प्रद्युमन भाई, इसमें असली जड़ ये है कि यहाँ कोई कार्रवाई होती ही नहीं। देखिए, प्रद्युमन भाई ने जिस विषय की तरफ इशारा किया है, हम उस विषय पर भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि कांग्रेस के अंदर बात तो रखी जाती है पर उनको तरजीह नहीं मिलती, उन पर एक्शन नहीं होता है, और एक्शन जब नहीं होता तो परिणाम इस प्रकार के निकल कर आएंगे। तो आप क्या मानते हैं कि असली हार की जड़ कौन है, किसकी वजह से हारी कांग्रेस? आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अब आपसे लेते हैं साथियों विदा। राम राम साथियों, राम राम।